So, Miss Psychiatrist, tell me about the best part of your job and अच्छा what तो have you learned so far? अगर मैं तुम्हें हिंदी में जवाब दूँ तो क्या ठीक रहेगा? बिल्कुल। ठीक है। तो मुझसे जानना चाहते हो कि अपने काम के बारे में बताऊँ? अच्छा। तो क्योंकि मैं पेशे से साइकियाट्रिस्ट यानी कि मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ, तो मैं जो भी लोग होते हैं जो कि किसी भी तरह की मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनको देखती हूँ, उनको डायग्नोज करके उनका इलाज करती हूँ। तो बस ये मेरा काम है। और आप ये काम कब से कितने सालों से कर रहे हैं? 2014, तो बस लगभग 10 साल होने वाले हैं, 9 साल से ऊपर। और आपको कौन सी चीज़ प्रेरित करी इस काम को करने के करने लिए के लिए? ओके, अच्छा सवाल है, थैंक यू। तो ये समझो कि जब मैं एमबीबीएस में पढ़ रही थी, तो एक वक्त था जब मैं खुद काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरी। टाइम डिफ़िकल्ट नहीं था, अचानक से शायद मुझे ही काफ़ी डिफ़िकल्ट मन में ही साइकोलॉजिकल होता है ना, थॉट्स कुछ इस तरह के हो गए थे, तो डिप्रेशन सा हो गया था। तो उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि अल्टीमेटली इंसान को खुशी चाहिए होती है और ज़िंदगी में शांति चाहिए होती है। इनफैक्ट कुछ फिजिकल इलनेस भी अगर होती है, शारीरिक अगर भी कुछ प्रॉब्लम है, तो अल्टीमेटली हम उसको भी ठीक इसीलिए करना चाहते हैं और उससे बाहर इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि हम ठीक रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। तो उस वक्त मुझे ऐसे फील हुआ कि अल्टीमेटली जो हम चाहते हैं, जो एक हेल्थ चाहते हैं, अच्छी हेल्थ, उसमें मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि मेंटल हेल्थ मेरा एक ऑप्शन हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैंने डिसाइड कर लिया था। दूसरा कारण एक ये था कि मैं एक ऐसे ब्रांच में जाना चाहती थी मेडिसिन के, जिसमें बहुत ज़्यादा इमरजेंसीज ना हो और मुझे ऐसा 24 घंटे काम ना करना पड़े, मतलब दिन दिन रहे और रात रात जैसी रहे। तो कुछ ब्रांचेज और कुछ स्पेशलिटीज मेडिसिन में होती हैं जो जिसमें आप ये इस तरह का वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा रख सकते हो, जिसमें से साइकेट्री एक है। ये सुन के बहुत अच्छा लगा। चलिए मुझे ये बताइए, आपने 10 साल के जो करियर रहा है आपका साइकेट्री में, हम सभी अपने जीवन में, अपने करियर्स में बहुत कुछ सीखते हैं अपने करियर से। ये बताइए, आपकी कोई ऐसी सीख जो दुनिया को बता सकें और जिससे लोगों का भला हो पाए, आपके करियर से आपने कुछ ऐसा सीखा हो? कुछ एक ऐसी लर्निंग्स तो बहुत सारी होती हैं आपके वर्क एथिक्स से, पेशेंस से, सिस्टम से, नॉलेज से, एजुकेशन से। कोई ऐसी लर्निंग जो लोगों के काम आ सके और जो आपको हेल्प करी हो एज अ बेटर पर्सन बनने में? ये तो काफ़ी मुझे लगता है कि बहुत ही ब्रॉड सवाल है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की जा सकती है। एज अ साइकेट्रिस्ट मैंने एक चीज़ जो देखी है, जो मैं लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि बहुत बार लोगों को डिफ़िकल्टीज आती हैं, लेकिन लोग कह नहीं पाते हैं। सबसे जो बड़ी दिक्कत होती है वो हेल्प सीकिंग नहीं है, लोग हेल्प सीख नहीं करते हैं। और बहुत बार लोगों को ये जानने में डिफ़िकल्टी होती है कि क्या नॉर्मल है, क्योंकि डिस्ट्रेस भी नॉर्मल होता है, लो फील करना भी नॉर्मल होता है, कभी कभी शक करना भी नॉर्मल होता है एक हद तक। तो ये एक बहुत डिफ़िकल्टी होती है कि कहाँ पे हम समझें कि ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से आगे और शायद हमें हेल्प की आवश्यकता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है और ज़्यादा डिस्कस होनी चाहिए, ताकि लोग भी पहचान सकें कब ज़रूरत है एक स्पेशलिस्ट की या फिर किसी भी तरह की मदद की। आई होप ये बहुत सीधा जवाब तो नहीं था जो आपने पूछा उसका, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि शायद वो मुझे बहुत ब्रॉड था सवाल, तो सिर्फ उसकी एक चीज़ का शायद मैंने जवाब दिया है। अच्छा, ये बताइए कि पिछले 4 साल में आपको किस उम्र के पेशेंट ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं साइकेट्री से रिलेटेड, जिनको ज़रूरत है, जो डिप्रेशन से जा रहे हैं या जिनको मानसिक रोग है? कौन सी उम्र के ऐसे लोग हैं जिनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, जो ज़्यादा आपसे कंसल्ट कर रहे हैं? मैं नहीं समझती कि कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है पिछले 4 साल में या 5 साल में। मतलब इन जनरल
जैसा कि हम लोग पढ़ते भी हैं, हम्म, तो डिप्रेशन जो शुरू होती है बीमारी मोस्टली 20s में स्टार्ट होती है। तो जब हम अपनी 20 ईयर क्रॉस कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 20 से 30 साल की उम्र में मोस्टली डिप्रेशन शुरू होता है। तो ये कुछ पहले भी ऐसे ही होता था और ये अभी भी ऐसे ही होता है, क्योंकि ये थोड़ा जेनेटिक बायोलॉजिकल उसी तरह से सेट है बीमारियाँ। हर बीमारी की एक उम्र होती है उस तरह से। क्योंकि आपने बोला कि पिछले 4 साल में, इसलिए मैं एक ये चीज़ बीच में लाना चाहूँगी कि किस तरह शायद प्रेजेंटेशन बदल रहा है, या फिर जिस तरह पेशेंट जिसके एज ग्रुप के हमारे पास आते हैं साइकेट्री के, वो ओवर टाइम उसमें किस तरह बदलाव आया है। तो पहले शायद बच्चे उतने नहीं आते थे, अभी शायद थोड़ा ज़्यादा आने लगे हैं। इसका मतलब ये नहीं है नेसेसरीली कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बच्चों में, थोड़ा बहुत बढ़ा होगा। इस पर इस तरह की कोई स्टडीज़ या डेटा भी नहीं है अवेलेबल, लेकिन इसका ज़्यादा मतलब एक ये भी है कि लोग थोड़ा थोड़ा अवेयर हो रहे हैं। तो बच्चे भी अवेयर हो रहे हैं, इनफैक्ट जो स्कूल गोइंग है या फिर 16-17 ईयर्स में पढ़ाई का टाइम होता है स्कूल में अक्सर, लेकिन बच्चे भी थोड़ा पेरेंट्स के साथ शेयर कर रहे हैं और हेल्प सीख ज़्यादा कर रहे हैं। दूसरा, क्योंकि एज की बात की थी, तो ओल्ड एज डिप्रेशन भी काफ़ी, ओल्ड एज डिप्रेशन बल्कि मुझे लगता है कि शायद थोड़ा बड़ा होगा कुछ टाइम में, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर जो हमारा वो थोड़ा सा लूजन अप हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। जो एक जॉइंट फैमिली होती थी, अभी बच्चे दूर चले जाते हैं, तो जो समझो बूढ़े लोग हैं घर में, वो अकेले रह जाते हैं, अक्सर उनके बच्चे भी नहीं होते हैं, उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो भी नहीं रहते हैं, पोते पोती जैसे। तो क्योंकि वो एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टिव फैक्टर रहता है, और ऑफ कोर्स फैमिली विद सपोर्ट रहती है कभी भी मेंटल हेल्थ में। तो ओल्ड एज डिप्रेशन में शायद थोड़ा बढ़ा हो पिछले कुछ सालों में। नहीं, इंटरेस्टिंग है काफ़ी कि ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आया है और ओल्ड एज में बड़ा बड़ा है। कुछ हाँ, कुछ ना कुछ बदलाव शायद आया होगा, मतलब इस तरह की कुछ बड़ी स्टडीज ये चीज़ें हाँ, उसको उस डेटा तरह सामने से नहीं आया है अभी। उस तरह से कहने के लिए भी मेरे पास नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है लोगों में सबसे बड़ा डिप्रेशन का कारण या सबसे बड़ा मानसिक रोग का की वजह क्या है अभी तक, सबसे बड़ी जो नंबर 1 पे आती है? हम लोग ऐसा बोलते हैं, एक जो जनरल थ्योरी है मेंटल इलनेसेस की, कोई भी मानसिक रोग की, वो मल्टीफैक्टोरियल होती है, यानी कि उसमें obviously एक कारण नहीं, उसमें कई सारे एक से कारण। ज़्यादा कारण इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कहना कि कौन सा एक कारण सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये फिर से हर पेशेंट टू पेशेंट डिफरेंट हो सकता है, और बहुत सारे कारक ऐसे हैं जिसको कि हमको ढूंढना ही बहुत मुश्किल होता है, तो हम शायद उनको कभी जान ही नहीं पाते। तो 3 जो मेन कारण होते हैं, जैसे कि काफ़ी बार शायद आपने सुना ही हो, बायो साइको सोशल बोलते हैं। तो बायो मतलब बायोलॉजिकल, की जो जेनेटिक होता है, या हर एक इंसान की एक कुदरती बनावट होती है, उसके मस्तिष्क की कुदरती बनावट होती है, जो हो सकता है उसको एक रिस्क पे डाल दे किसी भी तरह के मानसिक रोग के लिए, तो बायोलॉजिकल हो गया। फिर साइकोलॉजिकल, कि एक जो साइकोलॉजिकल बनावट है कि हमारे विचार किस तरह के हैं, हम किस तरह रिएक्ट करते हैं किसी चीज़ों से। ये हम लोग डिफ़िकल्ट टाइम से, स्ट्रेस से किस तरह डील करते हैं, या हमारे अंदर कोई इनसिक्योरिटीज़ है, इस तरह का जो साइकोलॉजिकल मेकअप है, ये एक दूसरा कारण हो गया। और तीसरा कारण होता है सोशल, तो एनवायरनमेंट में क्या हमारे सराउंडिंग्स कैसे हैं, हमारे आसपास लोग कैसे हैं, क्या उधर से कोई स्ट्रेस आ रहा है, दोस्त कैसे हैं, काम कैसा है, शायद ड्रग्स ले रहे हो किसी तरह के, तो ये सारा जो है वो सोशल हो गया। तो ये 3 कारण है, तो किसी एक को इम्पोर्टेंट कहना एक तरह से थोड़ा मुश्किल है। नहीं, सुन के बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्योंकि आपने अपने करियर के दौरान बहुत तरीके के पेशेंट्स को डील किया होगा और काफ़ी सारे लोग डायग्नोसिस कराने के लिए तब आते हैं जब वो बिल्कुल ठीक हो चुके होते हैं। काफ़ी बार ऐसा भी होता है, काफ़ी सारे लोग ऐसा भी होता है जो अपने आप से संभल जाते हैं, अपने आप से डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं। तो कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताइए जो जो डिप्रेस होते भी हैं और नहीं भी होते, पता नहीं चलता उनको, या इजीली गेट ओवर हो जाते हैं, और या कुछ ऐसे होते हैं जो कभी डिप्रेशन से बाहर ही नहीं आ पाते। इस तरह के पेशेंट्स के बारे में बताइए। अच्छा, जो एक
आपने जो 2 तरह के बताया हाँ। बोलते कि उन दोनों के बारे में कंपैरेटिव। हम्म, तो एक जो आपने बोला कि वो लोग जो डिप्रेशन में जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। हम्म, अब अभी फिर से ना ये कहना मुश्किल है, मतलब अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मेंटल हेल्थ में हमारे पास इस तरह के कोई डायग्नोस्टिक्स वेरी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं है करने के लिए, कि जिस तरह कोई ब्लड टेस्ट हो या कुछ कुछ और तरह की रिपोर्ट हो जो हमें ऑब्जेक्टिवली पेपर पे एक 4 चीज़ें लिख के बता दे और कोई मशीन बता दे कि ये पॉजिटिव आया है तो डिप्रेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो लोग ने कहा कि डिप्रेशन हुआ था और अपने आप ठीक हो गया, पहली चीज़ तो उसको पीछे जाके जब हम ये कहना हमेशा बहुत आसान नहीं होगा कि डिप्रेशन था कितना था। दूसरी चीज़, ऑफ कोर्स डिप्रेशन मोस्ट ऑफ द टाइम एक इसी तरह की बीमारी है जो होता है और ठीक हो जाता है। इट्स अ पीरियोडिक इलनेस, मतलब वो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहती है, एक कांस्टेंट स्टेट नहीं है। तो ये सवाल इस तरह से मैं बोलूँ तो बहुत अच्छा है और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डिप्रेशन इज़ नॉट अ कांस्टेंट स्टेट। कोई इंसान वो डिप्रेस फेज में जाएगा और वो उससे बाहर आएगा। दवाई नहीं देंगे तो भी शायद, उसको कोई और स्पेशलिस्ट ने कभी नहीं देखा तो भी शायद, क्योंकि नेचुरली उसकी कुदरत ही ऐसी है इस बीमारी की कि वो एक इमोशन इस तरह का आएगा कि डिप्रेशन है और वो इमोशन चला भी जाएगा। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है। दूसरा आपने बोला कि वो लोग जिनको डिप्रेशन हो गया और वो ठीक ही नहीं हुआ और वो हमेशा बाहर ही नहीं डिप्रेशन आ में पाते रहे। मतलब। तो इसके फिर से बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है डिप्रेशन की सिवियरिटी कुछ और हो। तो डिप्रेशन जैसे हर कोई भी बीमारी होती है वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, इंटेंसिटी भी कम ज़्यादा हो सकती है, वो एक चीज़ है। दूसरा जैसे कि मैंने बोला था, हो सकता है कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स कुछ इस तरह के हों, स्ट्रॉन्ग प्रीडिस्पोजिशन हो बीमारी के लिए, साइकोलॉजिकल बड़े सारे इश्यूज हों, नहीं ठीक हो रहे हों, सोशल प्रॉब्लम्स हों जो कि परसिस्टिंग हो, ठीक नहीं हो रही हैं, सोशल प्रॉब्लम्स कंटिन्यूइंग हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हेल्पलेस सिचुएशन है। तो हो सकता है कि चीज़ चलती रहे। बहुत बार साइकेट्रिस्ट के आने के बाद भी कभी कभी इस तरह के कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको काफ़ी काफ़ी डिफिकल्टी होती है बाहर आने में। काफ़ी बढ़िया लग रहा है आपके जवाब को सुन के। हम लोग तो इतना जानते नहीं है सेक्रेटरी के बारे में, जो है वही सुना है। कुछ ऐसा बताइए जो यंग जनरेशन में, यूथ में ज़्यादा दिख रहा है और जिसका उनके मानसिकता पर ज़्यादा असर पड़ रहा है, किसी ऐसी चीज़ का। जैसे यंग लोग जो 20 से 25 साल के लोग जो आ रहे हैं, कोई ऐसा फैक्टर, स्पेशल फैक्टर हो उनको इफेक्ट कर रहा है या लोग डिप्रेशन में हो रहे हैं, कुछ ऐसा। आई थिंक जो कोई चेंज आया है, क्योंकि आपने मतलब थोड़े रिलेटिवली हम लोगों की बात की, तो वो मैं कहूँगी कि इंटरनेट और सोशल मीडिया है। तो जो मुझे लगता है बहुत ही नेगेटिवली अफेक्ट किया है मेंटल हेल्थ को इन जनरल, एंड आई थिंक उसी के मतलब परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ओनली, देयर आर लॉट ऑफ अदर साइकोलॉजिकल इश्यूज ऑल्सो, जो कि हम देखें साइकोलॉजिकल इश्यूज जैसे कि समझो कि एक अलग तरह की कॉम्पिटिटिवनेस है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा मैं बोलूँगी शो ऑफ का ट्रेंड है। लोगों के आइडियल्स थोड़े चेंज हो चुके हैं बच्चों के, आई मीन बॉडी इमेज के आइडियल्स अभी कुछ अलग तरह के हैं, सक्सेस के आइडियल कुछ अलग तरह के हैं, और परफेक्शनिज्म का जो आइडियलिस्टिक पिक्चर है वो अलग तरह का है। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे बहुत अनरियलिस्टिक भी चीज़ें हो गई हैं यूथ के लिए। तो वो मुझे लगता है बहुत निगेटिवली इफेक्ट एक इस तरह से करता है। दूसरा ऑफ कोर्स वेस्ट ऑफ टाइम, करियर लोगों के इफेक्ट हो जाते हैं, बहुत बार अचीव नहीं कर पाते हैं। लेटर ऑन ऑफ कोर्स ये चीज़ें भी मेंटल हेल्थ को इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकती हैं। आई मीन नॉट टू मेंशन अटेंशन डिफिकल्टीज व्हिच कैन कम अप विद सोशल मीडिया सर्फिंग, क्योंकि हम कोई भी एक चीज़ में अपना अटेंशन नहीं देते हैं अक्सर जब हम इस तरह इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, बड़ी उत्सुकता है मुझे ये जानने की कि
ये इट्स अ लॉट टू डू विद द थॉट्स, लाइक कि कोई अगर किसी चीज़ के बारे में गलत सोच रहा है और सोचता जा रहा है, सोचता जा रहा है, गलत ही गलत सोचता जा रहा है, या काउंटर थॉट्स नहीं आ रहे हैं उसको उस चीज़ से रिलेटेड, तो क्या उसको उसकी हेल्थ पे असर पड़ता है इन चीज़ों से, किसी के बारे में गलत सोचने से? और काफ़ी नेगेटिव मैं काफ़ी नेगेटिव व्यूज़ बना लिया किसी चीज़ के बारे में, एंड फिर उस इंसान को उसी चीज़ से डील करना पड़ रहा हो, एक्स वाई जी, या फिर पॉजिटिव टर्म्स में देखा जाए तो कोई इंसान किसी इंसान के बारे में बहुत अच्छा सोच रहा है और उसकी हर चीज़ को अच्छे नज़रिए से ही देख रहा है, तो एक पॉजिटिव साइड बन जाती है, यू स्टार्ट फीलिंग बेटर आफ्टर हैंगिंग आउट विद सो एंड सो पर्सन। तो होता कैसे, मतलब अगर आपका जो मानसिक संतुलन है, मतलब क्या ऐसी ये सारी सोचें आपको नुकसान और फ़ायदा पहुंचाती हैं? फिर से मुझे लगता है ये काफ़ी काफ़ी अच्छा सवाल है। हम्म, तो मतलब एक तरह से जो कभी कभी हम किन्हीं चीज़ों के बारे में, किसी हम्म, इंसान के बारे में, हम्म, या हम बहुत हम्म, पॉजिटिव है और हम सिर्फ हम्म, एक पॉजिटिव 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 साइड ही देखते जाते हैं, हम्म, और कभी किसी चीज़ के बारे में हम हम्म, नेगेटिव 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 टोटली नेगेटिव नेगेटिव, साइड देखते जाते हैं, शायद उसी डायरेक्शन एक में तरह का बहुत साइकिक ज़्यादा, गुरु हो जाता है कि भाई कि उधर ही, पॉजिटिव और हाँ, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव तो इसको मैं नेगेटिव। बोल सकती हूँ एक तरह की ना, ये बहुत ब्लैक एंड वाइट टाइप ऑफ थिंकिंग होगी, कि कोई चीज़ है जिसको हमने फिर से मैं वही वर्ड यूज़ करूँगी, एक आइडियलाइजेशन। तो हमने किसी चीज़ को पूरा आइडियलाइज कर लिया, और किसी और चीज़ को हमने पूरा डी आइडियलाइज कर लिया या डेमोनाइज कर दिया। तो ये एक बहुत ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है। तो ब्लैक एंड वाइट कभी भी वो बहुत हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, क्योंकि हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हर चीज़ का एक ब्लैक एंड वाइट होता है एट द सेम टाइम, तो देर इज ग्रे इन बिटवीन। So you always have to be, it's helpful to be mindful of that gray zone. और अब मुझे ये बताइए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग करियर है आपका, मुझे ये बताइए कि क्रिटिकल थिंकर से क्या समझते हैं आप? क्रिटिकल थिंकर, ये तो मैं बोलूँगी इट्स मोर ऑफ दैट टर्म। yes, it's like the literary linguistic maybe explanation of critical। आपकी भाषा में? मेरी भाषा में अगर आप बोलोगे तो क्रिटिकल थिंकिंग ये साइकोलॉजिकल कॉग्निटिव रादर कॉग्निटिव तरह की एक क्रिटिकल थिंकिंग जो एक एबिलिटी होती है, कॉग्निटिव एबिलिटी। एंड ये कॉग्निटिव एबिलिटी जैसे कि हम जब बच्चे पैदा होते हैं धीरे धीरे हम कुछ ना कुछ सीखने लगते हैं, तो जैसे कि हम रंगों को पहचानने लगते हैं, जैसे कि हम नंबर्स को पहचानने लगते हैं, जैसे कि हम मुहावरों को समझने लगते हैं। उसी तरह से एक स्टेज में जिस तरह से हमारी थिंकिंग और डेवलप होती जा रही है, क्योंकि हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा है, तो एक क्रिटिकल थिंकिंग का भी स्टेज डेवलप होता है कॉग्निशन में। तो क्रिटिकल थिंकिंग में एट दैट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हम किसी चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, किसी पढ़ाई की किसी चीज़ के बारे में वी आर एबल टू क्रिटिकली अप्रेज इट, मतलब कि हम उसको समझ के उसके बारे में शायद अपने व्यू पॉइंट्स बना पाएँ, शायद उसको हम पैराफ्रेज कर पाएंगे, उसके बाद शायद उस पे हम उसके आगे और शायद हम सोच पाएंगे, जो भी टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करें, डिस्कस करें, जिसको हम क्रिटिकली एनालाइज करें। तो उस क्रिटिकल एनालिसिस में हमारा जो सोचने का दायरा है वो उस टॉपिक तक नहीं लिमिटेड रहेगा, क्योंकि हम क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं, तो हम उस टॉपिक को दूसरी चीज़ों से कनेक्ट करेंगे, कोरिलेट करेंगे, वो कहाँ से आया है सोचेंगे, वो कहाँ ये टॉपिक कहाँ आगे जाएगा सोचेंगे, इसका हमसे क्या रिलेशन है सोचेंगे। तो इट्स कंबाइनिंग ऑल दोज एस्पेक्ट्स टुगेदर, इट्स क्रिटिकल थिंकिंग, बीइंग एबल टू इवैल्यूएट इट क्रिटिकली। अच्छा, ओके, चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, एक आखिरी क्वेश्चन पूछेंगे, ये भी मेरे दिमाग में आ रहा है। अगर हम मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि मानसिक रूप से बीमार है और काफ़ी बीमार है, तो किस किस तरह की
बीमारियों का उत्पाद हो सकता है उस चीज़ से, लाइक डिमेंशिया हो गया, if somebody is severely डिस्टर्ब्ड विद डिप्रेशन, तो ये जो डिप्रेशन है वो कौन कौन सी और बीमारियों का उत्पाद कर सकता है? आपकी बॉडी लैंग्वेज पे फ़र्क पड़ सकता है क्या? आपकी देखने की ताकत पे, आपकी महसूस करने की, सोचने की, किस किस तरह की चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है अगर कोई आदमी हैवीली डिप्रेस्ड है? अभी यहाँ पे दो तीन चीज़ें हो गई, जैसे कि आपने पहले बोला कि मेंटल हेल्थ है तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है, डिमेंशिया हो सकता है, क्योंकि जैसे एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से कोई दूसरी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आगे जाके हो सकती है क्या? तो हाँ, हो सकती है। किस किस तो तरह की अगर मेजरली अगर समझो कोई भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, किसी और तरह का साइकोसिस हो गया, तो उनके कोरिलेशन सबको मिल जाएंगे, मतलब स्टडीज़ हैं जो कि सब बीमारियों को कोरिलेट कर सकती हैं ओल्ड एज के जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि डिमेंशिया। ये क्या कॉज है, क्या डिप्रेशन ने डिमेंशिया को कॉज किया, या फिर शायद कोई एक जीन है जो डिप्रेशन भी कॉज करता है और आगे जाके वही डिमेंशिया भी कॉज करता है। तो ये एसोसिएशन है, इसमें पॉजिटिव लिंकेज कितना है ये कहना मुश्किल है। हालांकि उसके भी थ्योरीज हैं। दूसरे जब ने सवाल पूछा था वो अपने पूछा था कि डिप्रेशन, कि किसी को डिप्रेशन है और शायद बहुत सीवियर डिप्रेशन है तो वो कैसे इफेक्ट करता है, बॉडी लैंग्वेज को कैसे इफेक्ट करता है। इट इज पार्ट ऑफ डिप्रेशन कि बॉडी लैंग्वेज इफेक्ट होती है एज अ पार्ट ऑफ डिप्रेशन। बंदा डिप्रेस्ड है तो ऑफकोर्स उसकी एनर्जी लो रहती है, उसका कॉन्फिडेंस लो रहता है, वो होपलेस रह सकता है। ये सारी चीज़ें हर एक इंसान में ज़रूरी नहीं है, ये सारे जो मैं लक्षण बोल रही हूँ सबको ये एक एक पेशेंट में ज़रूरी नहीं है, लेकिन इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ डिप्रेशन। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और इतनी सारी बातें जान के। हम आपसे फिर मिलेंगे और फिर से गुफ्तगू होगी आपके साथ मानसिक रोग से रिलेटेड। और तब तक के लिए आप अपनी चाय पिए और हम भी अपनी चाय पीते हैं। ओके, थैंक यू।